एक मुल्क के तौर पर किसी एक मुल्क पर, किसी एक देश पर क्या इतनी निर्भरता सही थी, ये भी सवाल उठता है। क्या अमेरिका को अगर हम देखें तो इन सालों में एक मजबूत विकल्प के तौर पर वो निकल कर आया है, उभरा है? देखिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भारत ने एक पॉलिसी अपनाई है। हमारी आज़ादी के बाद नॉन अलाइनमेंट, उसके बाद करीबन 1990 में हमने एक्टिव नॉन अलाइनमेंट की, और अभी यूक्रेन लड़ाई ने दिखाया है कि भारत एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करता है, और हम किसी एक देश के डिपेंडेंट नहीं हैं, हम सबके मित्र हैं और हम सबके साथ रिश्ते रखेंगे। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड को एडवोकेट करते हैं। यस, जब मल्टीपोलर वर्ल्ड बोलते हैं, कुछ मुल्कों के साथ हमारी पार्टनरशिप, हमारे रिश्ते और बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ के साथ नॉर्मल रहेंगे। अभी आप रूस की बात की है, देखिए रूस के साथ टाइम टेस्टेड हमारा रहा है। 1971 में जो सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी साइन की थी इंदिरा गांधी के टाइम में, अमेरिका ने उस समय एक तरह का सबक सीखा कि भारत अपने पैरों पे खड़ा होगा। इंदिरा गांधी जब अमेरिका में गई थी 1971 में, जो उसका राष्ट्रपति था निक्सन और उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसिंजर था, उन्होंने एक कोल्ड शोल्डर, एक तरह का गाली गलूच की थी इंदिरा गांधी में, जो कि वाइट हाउस इतिहास में रिकॉर्डेड है। और वो देखें, वो इंदिरा गांधी खड़ी रही, भारत ने मात दी, बांग्लादेश पैदा हुआ, और उसकी जो 7th फ्लीट थी, रूस ने, सोवियत यूनियन ने हमें साथ दिया, उसको शैडो किया था। इसलिए भारत 75 साल में अपने पैरों पे खड़ा रहा है, अपने कंधों को मजबूत रखा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे रूस के साथ पार्टनरशिप है, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, डिफेंस आर्मामेंट की पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है, और वो एकदम नहीं जा सकती। क्यों? पहले 85% होती थी, फिर 65% तक आई, अभी 45% पे है। रूस भी पहचानता है कि भारत ने ऑल एग्स इन एक बास्केट में नहीं डालने, और इसलिए हमने इजराइल, फ्रांस के साथ भी आर्मामेंट की अग्रीमेंट और सेल्स और परचेजेस की हुई हैं। पर ये जो हम कर रहे हैं, बहुत मैं समझता हूँ बहुत ही एक वाइज कदम है कि हम अपना आत्मनिर्भर डिफेंस बढ़ा रहे हैं, साथों साथ हम अपनी इंपोर्ट्स भी रखें जारी, ताकि हमारे को तकनीकी तौर पे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिले। और मैं समझता हूँ कि अगले 15 साल के अंदर भारत एक बहुत बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बनेगा। इस समय हम अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यूरोपियन देशों में भी हमारी एक्सपोर्ट जाएगी, क्योंकि हमारी जो ब्रेन पावर है वो ऐसे हम चीज़ पैदा करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो F414 इंजन आ रहा है, जब हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन होगी, हम उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे। तो जब मैं रूस की आपने बात की, देखें रूस के साथ हमारी पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस नहीं है, उनके साथ हमारी ऑयल एंड गैस की भी है। उनसे हमारी जो आर्कटिक है, वहाँ से LNG की भी हमारे पास इंपोर्ट हम करते हैं वहाँ से। तो हमारे साथ रूस के साथ ऑयल एंड गैस की भी बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, और रूस इसको पहचानेगा। और यूरो एशियन देश है रूस, और भारत उनके साथ SCO में भी है, भारत ब्रिक्स में भी है। हमने बहुत अच्छी तरह ये बैलेंस किया है। और स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की जो चाहती है कि हम एक अलायंस पार्टनर बने, एलाइज बने, वो पहचानती है कि भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ही रखेगा। और इसमें मेरे को लगता है कोई ज़्यादा जोर अमेरिका नहीं डालेगा, वो इंडिया के इंटरेस्ट को समझ रहे हैं, और इसलिए ये जो मोदी साहब की विजिट हो रही है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जितना बेस्ट कर सकता है, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं, इंडो पैसिफिक में सर्व हो रहे हैं। जो हमारी इकॉनमी है, अमेरिका की बिजनेस यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसको इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है, उसकी बिजनेस लीडर्स जो हैं वो भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वैसे ही देखें हमारा हेल्थ सेक्टर, कोविड के दौरान में विश्व को बता दिया भारत ने कि हम कैसे हेल्थ और मेडिकल केयर को संभाल सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में कोविड इंजेक्शंस के जो थे हमारे प्रोटेक्टिव वैक्सीन्स, हमने क्या एक कमाल करके दिखा दिया। तो ये अगेन अमेरिका पहचानता है कि हमारे को हेल्थ केयर में भी भारत के साथ रहना है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें जब मिलाएँ और देखें, उसने अमेरिका ने इतनी चीज़ पहचानी है। 1, 2, 3 न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुई मनमोहन सिंह साहब के टाइम, जॉर्ज W. बुश के साथ, वो सबसे महत्वपूर्ण
कदम था इस विश्व का, और मैं समझता हूँ अभी 2023 में ये मोदी विज़िट ये नंबर 2 महत्वपूर्ण लैंडमार्क विज़िट है, जो कि भारत को विश्व में इन द कमिटी ऑफ नेशंस उनके अंदर आगे बहुत ज़्यादा ऊंचा करेगा। और देखिए सर, अब तो तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं ओवल हाउस की ये तस्वीरें, और देखिए किस तरीके से दोनों के बीच में, क्योंकि केमिस्ट्री का लगातार जिक्र हो रहा है, दोनों की बॉन्डिंग आप देखें और ये बहुत कुछ बताता है। इससे पहले मुझे याद है जब हिरोशिमा में दोनों मिले थे तो आकर के जो बाइडेन ने सामने से आकर के गले मिले थे वो, और इसके बाद उन्होंने कहा भी था कि डिनर के लिए मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। ये सारी चीज़ें सर किस ओर इशारा करती है? क्योंकि देखिए सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन सियासत से इतर जब ऐसी कोई तस्वीर इंटरनेशनल लेवल पर आती है और अमेरिका जैसे कि महाशक्ति जिसको कह रहे हैं, उस मुल्क की तरफ से अगर कोई ऐसी पहल होती है तो ये तो बताता है कि भारत की धाक बढ़ रही है। देखें, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को हमें बहुत तारीफ़ करनी चाहिए कि जो उनका जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर लीडर्स के साथ उनकी जो डीलिंग रही है, उनके जो उन्होंने संबंध बनाए हैं दुनिया में। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उससे पहले बराक ओबामा थे, अभी जो बाइडेन है, तीनों राष्ट्रपति के साथ उनके एक बहुत मजबूत रिश्ते उन्होंने बना के दिए जो कि देश को फ़ायदा उठा रहे हैं। वैसे आप देखें पुतिन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। वैसे देखें अभी ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो उसको वहाँ का प्रधानमंत्री बोलता है कि मोदी इज़ अ बॉस। तो ऐसे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं तो ये बाकी दुनिया में ये सारे देश सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। ख़ास करके चीन और पाकिस्तान जो कि कोल्यूशन में भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उनको देख रहे हैं कि करना क्या है हमने, कि क्या चीज़ क्या है। तो जिस देश का एक लीडर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इतने ज़्यादा फ़ायदे अपने देश को दे रहा है, इतना ज़्यादा मजबूत कर रहा है देश को, तो मैं समझता हूँ पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे ना, एक दूसरे के देशों के साथ उनके संबंध अच्छे होते थे तो देशों के संबंध अच्छे हो जाते थे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ा अच्छा रिश्ता आगे बढ़ाया है, और वैसे जो बाइडेन, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी उसको पहचाना है, और उन्होंने कई चीज़ें, देखो पहले हमारी इंटरनल अफेयर्स के अंदर अमेरिका कई मुद्दे उठाता था, हाँ, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट करता गया, अभी बिल्कुल पीछे हट गए हैं। आर्टिकल 370 की भी बात नहीं करता अमेरिका। उनको पता है कि हम भारत का पलड़ा इस समय हाई है। भारत इस समय विश्व में स्विंग स्टेट है। इट इज़ अ नेशन विच इज़ अ ब्रिजिंग नेशन, दुनिया के अंदर ब्रिजेस बनाएगा, एक फलक्रम स्टेट है। तो अगर हम ये पहचानते हैं कि भारत की इम्पोर्टेंस है तो, और अमेरिका पहचान रहा है, तो ये हमें एज देशवासी हमें एक्सेप्ट करना है। और देखें, इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात होती है, वो हर देश में होती है, और उसको कैसे डील करता है वो हम अपनी सरकार के ऊपर छोड़ें और कदम आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ा जो कदम हमारा हुआ है कि हमारी इकॉनमी ने बहुत बड़ी बढ़ोतरी ली है। अमेरिका के साथ हमारी $191 बिलियन ट्रेड है, और अभी विजन है कि $500 बिलियन तक पहुँचानी है। देखो, उनके कॉमर्स सेक्रेटरी भी आए हुए थे, डिफेंस सेक्रेटरी भी आए थे, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी आए हुए थे। उन्होंने कितना ज़्यादा इस विज़िट के ऊपर महत्वपूर्ण विषय रखा है कि हर एक चीज़, हर प्रकार जो भारत की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम किसी तरीके से पूरी तरह के साथ उनको हम अचीव करें। और मैं समझता हूँ ये अगले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो हमारी ये डील हो रही है ना, वो जब निकलेंगी तो उससे हमें इसका असली तुलना पता लगेगा कि किधर है ये अमेरिका और भारत की जो रिश्ते हैं, कहाँ पे है ये साझेदारी, कैसे आगे बढ़ेगी। मेजर, क्योंकि आपको इतने सालों का अनुभव है एक कॉमन मैन की तरह, इस दौरे का खास तौर पर जब हम इतनी बड़ी बड़ी डील्स की बात करते हैं कि उस पर हस्ताक्षर हो रहा है, MOU करार हो रहा है, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि देखिए हम कहते भी हैं ना कि आप अपने दोस्त को तो चुन सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसियों को चुन नहीं सकते, ना उनको बदल सकते हैं। ऐसे वक्त में जब एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, लगातार वो ताक में रहता है, चीन की विस्तारवादी नीति को पूरी दुनिया जानती है, वैसे वक्त में जेट इंजन से और ये तमाम डील से क्या फ़ायदा होगा? सरल शब्दों में आप एज ए कॉमन मैन क्या लोगों को समझाना चाहेंगे? मैं ये समझाऊंगा, जब कि चीन गलवान में आया लद्दाख में, और उसके कुछ समय के बाद फ्रांस से हमारे राफेल जेट आए थे, वो देश के अंदर जब पहला आया था ग्रुप, तो आप जानते हैं देश में क्या उत्साह हुआ था, उसका क्या मनोबल बढ़ा था देशवासियों का कि हमारे पास क्या ताकत आ गई है। हालांकि हमारे पास कितने आने, 36 आने हैं। हाँ, तो जब ऐसी इक्विपमेंट आती है
ये देखो ULH 155 मिलीमीटर हाउट्ज़र है, बहुत कारगर वेपन है, ख़ास करके माउंटेन्स के अंदर लाइट वेपन सिस्टम है। 155 मिलीमीटर हाउट्ज़र आर्टिलरी, हमारे तोपखाने की बहुत ज़्यादा काबिलियत बढ़ती है उसके साथ। तो जब ये सब हथियार आता है, ना ही देशवासियों को, सबसे पहले जो फौजी हमारे हैं, हमारे जो यूज़र्स हैं, एयर वॉरियर्स, सी वॉरियर्स, हमारे जो ये लैंड वॉरियर्स हैं आर्मी के, उनका जो मनोबल है बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको पता लगता है कि ऐसी जो डील्स हो रही हैं, हम तो मैन बिहाइंड द मशीन हैं, सबसे नंबर 1 विश्व में, और अभी हमारे पास विश्व में सबसे नंबर 1 हथियार आ रहे हैं, इक्विपमेंट आ रही है, हम तो कमाल करके दिखा देंगे। और फिर से मैं समझता हूँ ये मैसेज मैं चीन को दोबारा लाता हूँ। चीन को हमने कई तरह के संदेश देने हैं कि हम इकॉनमी में भी आगे बढ़ रहे हैं, उसकी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हमारी एक्सपैंड हो रही है। यूके को हमने ओवरटेक किया, नंबर 5 की पोजीशन। स्टैनले मॉर्गन का एस्टीमेट है, उनकी फोरकास्ट है कि 2027 में हमारी इकॉनमी जापान को भी ओवरटेक करेगी। आप देखें कि भारत का क्या जोर है इस समय, हमने इकॉनमी को कैसे हैंडल किया है और कैसे हमने ये 10-12 साल के अंदर आगे कदम बढ़ाए हैं। देश ने इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे हाथ बढ़ाया है, और ये चीन है ना जो इस समय जिसने हमें कोशिश की है तंग करने की। अरुणाचल में वो जगहों के नाम, गाँव के नाम बदली कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उनके लीडर के नाम ही बदल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी कि आप कह रहे हैं सर कि भारत की ताकत बढ़ रही है और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे डील की होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, जिस डील के हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में, उससे हमारी जो सेना है वो और ताकतवर होगी। हालांकि हमारी सेना हमेशा सक्षम रही है दुश्मनों का मुकाबला करने में, लेकिन जब आपके पास आधुनिक हथियार होते हैं तो आप और भी मजबूती के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं।